मी लवजीत अरोरा, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और आप बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप चैप्टर 2 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फाइल हैंडलिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। इससे पहले की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हम लोग प्रोग्रामिंग का पोर्शन 11th का कर चुके हैं, आईपीसीएस का। हम 12th का आईपी का कर चुके हैं, जिसमें हमारा शायद मैटप्लॉटलिब है जो रहता होगा, और बाकी सारी चीजें हमारी तकरीबन तकरीबन सी हो गई हैं। एंड फाइल हैंडलिंग इसके अंदर हमारा पड़ा, इसलिए मैं एसक्यूएल को स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि पहले प्रोग्रामिंग पोर्शन पाइथन को हम लोग अपने रास्ते से हटाते हैं, फिर हम आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन चैप्टर नंबर 2 चलिए। ये सोनी सी कोई कविता लिखी है, किसने लिखी कविता? ये शायद कुछ भी लिखा होगा, पढ़ लेना। अब इंट्रोडक्शन टू फाइल्स की बात करते हैं। अच्छा, इस बड़े से पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़ करके सुनाती हूँ। वी हैव सो ओके, सो आपने मेरे साथ पढ़ लिया होगा, है ना? ठीक है, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, तो एक भी लाइन छोड़ नहीं सकते हैं। बात कुछ इस तरीके से है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ चीजों की तरफ इशारा किया गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार हो चुका है। अब आप उसकी आवश्यकता देखते हैं कि क्यों हमें ऐसा फील हुआ या ऐसा लगा कि हमें अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। आप एक इमेजिन करिए, जैसे इसमें तो वो एग्जाम्पल नहीं है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें 500 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या है कि भाई आपको 500 लोगों का पहले डेटा ऑफ कोर्स एंटर करना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर के लेवल पर देखेंगे, जब हमें आगे प्रोसीड करना है, मान लो उनके सैलरी या कुछ भी उनसे रिलेटेड, तो पहले 500 बंदों का डेटा एंटर होगा। फिर फर्दर जाकर के हम उनके ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कि जैसे मान लीजिए मेरे को उनका कुछ डेटा अपडेट करना है या कुछ भी XYZ वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी करना मेरे को। तो अब एक चीज देखिए कि अब जो मैंने डेटा को एंटर किया है ना, अब कहने की बात यहाँ पर है कि भाई वो जो मेरा डेटा एंटर हुआ है ना उसके अंदर, है ना, अगर यही चीज मेरे को रोज यहाँ पर करनी पड़े, मतलब आज मैं गई ऑफिस और मेरे को 500 बंदों का डेटा एंटर किया, वही सेम चीज अगले दिन, वही सेम चीज अगले दिन, वही सेम चीज अगले 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 दिन, है ना, तो मतलब क्या हम खुद भी सोचेंगे ना यार, हम प्रोग्रामर किस लिए हैं? अगर हम यही काम करते रहेंगे कि डेटा ही रिपीटेडली टास्क एक ही सिंपल, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ कि हाउ द डेटा, मतलब जो हमारा डेटा है ना, किस तरीके से आप कह लो कि इसको परमानेंटली स्टोर करना कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जैसे आप आज एक प्रोग्राम रन करते हो, आपने अपने प्रोग्राम को बनाया, उसको अपनी परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जब आप उसको रन करते हो, रन करके आप उसके अंदर वैल्यूज डालते हो, जैसे आपने 2-4 वैल्यूज यूजर से पूछ ली, आपने उन वैल्यूज को डाला। अब जैसे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, आपको फिर से वो वैल्यूज एंटर करने पड़ेंगे, फिर से वो वैल्यूज एंटर करने पड़ेंगे, फिर से वो वैल्यूज एंटर करने पड़ेंगे। रिपीटेडली यू हैव टू एंटर अगेन एंड अगेन जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे। क्या जैसे आपका प्रोग्राम मेमोरी में सेव हो रहा था परमानेंटली, क्योंकि आज परसों कल जब भी आपको अपने प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, आपने पीसी ऑन किया, उस प्रोग्राम को लिया और उसमें डेटा एंटर करना या जो भी आपने काम करना शुरू किया, लाइक वाइज कि जैसे आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है, क्या प्रोग्राम के अंदर का डेटा जो उसके अंदर आप इनपुट करा रहे हैं, क्या वो भी हम कहीं सेव कर सकते हैं? बस यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यही वाली चीज कि जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, उसमें आप डेटा डालते हो, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। वो रैम के अंदर जो है आपका टेम्परेरी मेमोरी, उसके अंदर सारी एग्जीक्यूशन होती है, सब कुछ होता है जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक। जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन व्हाट वी वांट कि द वैल्यूज व्हिच वी हैड एंटर्ड, वो जाकर के आपकी क्या हो, परमानेंटली स्टोर हो जाए, दैट वी वांट। तो वो परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस डेटा को कहीं परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना होगा। समझ में आई चीज? यही इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको बोला गया है, क्योंकि आप उन वैल्यूज को बार बार यूज कर लो। जैसे वही 500 एम्प्लॉयज, मैंने कहा कि आप एक कंपनी में काम करते हो, 500 एम्प्लॉयज है, आप उनको डेटा के साथ खेल रहे हो,
तो आपको 500 एम्प्लॉइज का डेटा अगेन एंड अगेन एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपने वंस एंटर किया, अब आप उसको रीयूज कर सकते हो बार बार जैसे जैसे आपको काम है। ठीक है, हम फिर यही ना करते रह जाएंगे, है ना। तो हमें परमानेंट स्टोरेज की जरूरत है जो पड़ती है। ठीक है, अगर आम बात करें और अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर की बात करें, क्योंकि प्रोग्राम से ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही फैक्टोरियल डालते रहेंगे वैल्यूज, अरे भाई हमें जरूरत पड़ेगी उन वैल्यूज को स्टोर करने की। तो हमें उसके लिए जरूरत है कंटेनर की जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर पाए। ठीक है, परमानेंटली हम स्टोर कर पाए। तो वही चीज आपको यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बोली गई है। अब वही चीज आपको कहा है कि सो व्हाट इज फाइल। A file is named location on a secondary storage. Secondary storage means permanent memory. Okay, permanent memory media where data is permanently stored for later access. Permanently storage यानी कि हार्ड डिस्क हो गई हमारी, है ना, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी, ये सब क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। तो इनका हम यूज करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में आगे चल करके अपने डेटा की उस डेटा के साथ में काम है जो बेसिकली हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको परमानेंट स्टोर करके रखते हैं, है ना। जैसे हमारी मम्मी सेव करके रखती है ना, 5-10 रुपए, चलिए हम कुल्फी खा लेंगे, है ना, हमारे लिए, है ना, हम भी कभी कभी सेव करके रखते हैं। तो वो वही चीज होगी कि आप फ्यूचर में उसका यूज कर पाओ, लेटर ऑन आप उसको एक्सेस कर पाओ। दैट इज द रीजन कि हमें उस डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, और फाइल वही चीज है। ठीक है, फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब एक हिस्सा, एक चंक है जो आपने मेमोरी का परमानेंट कर दिया, फाइल के अंदर डेटा डाल दिया, उसको एक नाम दे दिया फाइल को। अब आपका डेटा वहां पर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर पाओ। अच्छा, अब ये फाइल्स आपके पास में 2 तरीके की होती है, मैं 3 कहने वाली थी क्योंकि तीसरा जो तरीका है वो दूसरे पहले के अंदर ही आता है, यानी कि टेक्स्ट फाइल के अंदर है, जो कि आपके सिलेबस में है बट इसमें नहीं है, विच इज CSV फाइल। ओके, so type of file, computer store every file as a collection of zeros and ones which is the binary form. You know that कि आपका जो कंप्यूटर है उसको 2 ही शब्द समझ में आते हैं, 2 ही लेटर समझ में आता है, एक कुछ भी कह लीजिए, 0 और 1। उसके लिए वो होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, तो उसके लिए कोई भी अक्षर है उसके लिए 0 और 1 है, विच इज कॉल्ड बाइनरी, विच इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, 0-1 लैंग्वेज, तो उसको बाइनरी फॉर्म समझ में आती है। ठीक है, therefore every file is basically just a series of bytes stored one after the other. बेसिकली जो भी आप डेटा स्टोर करोगे, जाना तो जो मेमोरी की एक्चुअल बात करेंगे, कंप्यूटर को समझ आने वाली चीज है, वो तो जी होगा 0 और 1 की फॉर्म में ही। तो आपके पास में ना, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास 2 फाइल्स है, एक तो टेक्स्ट फाइल है और दूसरी बाइनरी फाइल है। जो टेक्स्ट फाइल है ना, वो कंसिस्ट करती है ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स को, क्योंकि जो हमारी समझ में आता है, आपको कविता समझ में आई, आपको पोइम समझ में आई, आपको ए बी कुछ भी वटेवर, तो वो आपने अपने समझने वाली फॉर्म के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो वो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, वर्डपैड में आपने ओपन किया और आपने अपनी दिल की बातें उसमें लिख दी। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड जो आपकी बाइनरी फाइल्स है आर मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। उसमें जो भी डेटा जाता है वो हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि वो बाइनरी है। बाइनरी किसको समझ में आता है? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, हमें उसकी भाषा नहीं आती, बराबर हो गई ना बात। ओके, जो भी कैरेक्टर्स या सिंबल्स के अंदर जाता है विच रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस इट्स कंटेंट। ओके, तो हमें स्पेसिफिक हम कुछ फंक्शंस का या कुछ मेथड्स का ऐसा यूज करते हैं जिसके थ्रू हम उसको अपने समझने लायक बनाते हैं। अब देखो क्या चीज है, आपके पास में जो टेक्स्ट फाइल है ना, उसी के अंदर एक और टाइप आएगा जो कि आपके पास इस बुक में तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, विच इज CSV। ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, या फिर मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगी KVS की जो प्लेलिस्ट था उसके अंदर जो मैंने CSV पढ़ाया था उस वीडियो को। A text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabet, numbers and other special symbols. Okay, तो टेक्स्ट फाइल में क्या होगा? टेक्स्ट फाइल में होगा जो चीजें हमें समझ में आती हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, जो भी हम ऐसी चीजें हम जो मतलब आपने एक फाइल देखी ना, चंदा मामा दूर के आमने उसमें पोएम लिख दिया, आपने बर्थ डेट लिख दिया, व्हाटएवर, सो दैट आपने नोटपैड ओपन करके जो भी लिखा दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस ह्यूमन के थ्रू, है ना, फाइल का एक्सटेंशन। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमने कुछ भी मेमोरी के अंदर अपनी फाइल के अंदर जो भी हमने डेटा डाला है, तो इट डजंट मीन कि जैसे हमने डेटा डाला है उसी फॉर्म के अंदर वो मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। अब वो स्टोर होगा किस फॉर्म के अंदर? 0-1 की फॉर्म के अंदर। उसी वे में इसने नेक्स्ट लाइन आपके सामने लिखी है, इन स्काई यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम।
The value of each character of the text file is stored as bytes. So while opening a text file, the text editor translates each ASCII values and shows us the equivalent character that is readable by the human being. For example करके भी बताया, जैसे आपने मान लीजिए पाइथन जावा ऐसे करके हम कुछ भी अपनी फाइल के अंदर डेटा पुट कर रहे हैं, है ना, और एग्जाम्पल के लिए इसने, जैसे मैंने आपको पाइथन जावा बताया, इसने एग्जाम्पल के लिए ए लिया है, तो जैसे मैंने ए एंटर किया, अब उसका जो एस्काई या यूनिकोड पीछे कैरेक्टर है वो कौन सा है, 65। अब 65 जाकर के फर्दर मेमोरी के अंदर कन्वर्ट होगा 01 की फॉर्म में और जो स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए अपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो अब इतना बड़ा तो एग्जांपल नहीं, हम सिंप्लिसिटी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी वैल्यूज वो मान लो 8 बिट के अंदर जो है स्टोर होगा। तो अब जैसे 8 बिट है, अब जो ये कैरेक्टर है मेरा, मैंने जैसे ए एंटर किया है ना, तो ए एस्काई के अंदर क्या है 65। अब वो फर्दर जाकर के जब कन्वर्ट होगा उसके अंदर बाइनरी के अंदर, तो वो देखो क्या है इसके अंदर 10001 है ना। अब जब कंप्यूटर मेरा उठाएगा इसको कन्वर्ट करने के लिए वापस उसको ए में, या ए से 65 से फर्दर इसको बाइनरी में, तो वो 8 बिट के कैरेक्टर्स इस तरीके से उठा करके, जैसे अब मेरे को बी एंटर करना है तो आगे फिर वो 8 बिट बी आएगा इसके अंदर कि मतलब बी है तो बी कितने में 66 में है, तो 66 फर्दर जाकर के मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसमें बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो मेमोरी में स्टोर होगा। अगर दोबारा से लेकर के आएगा तो वो वही होगा, क्या हमारा बाइनरी से ये डेसिमल में, डेसिमल हमारे ह्यूमन रीडेबल है ही, ठीक है। तो इसीलिए हम नंबर सिस्टम भी है जो आपने देखा होगा कि बाइनरी से कैसे डेसिमल, डेसिमल से कैसे बाइनरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये कुछ ऐसे इसके अंदर चीजें रहती हैं। तो ऐसे करके हमारा जो है सिस्टम चलता है। कहता है कि ईच लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर, जिसको आप एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहते हो। जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे अब मैं मान लो टेक्स्ट फाइल को ओपन करती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट फाइल यानी कि हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने कुछ भी लिखा, कुछ भी हम इसके अंदर टाइप करते हैं, जैसे इसमें पहले से ही कुछ डेटा टाइप हो रखा है ना। अब मैं ऐसा करती हूँ कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसकी ही ये लाइन इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेन तो ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एक लाइन आपकी आई, इसके बाद में आपने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद ये जो है ना, मतलब फिर आपने यहाँ एंटर किया तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया यहाँ पर, ठीक है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर लाइन इसकी जो है वो /n से एंड होती है, मतलब जैसे एंटर करोगे एंड ऑफ लाइन है जो हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन इन पाइथन इज न्यू लाइन /n. However, other characters can be used to indicate end of line. When a text editor or a program interpreter encounters the ASCII values, ASCII equivalent of the end of line character displays the remaining content starting from a new line. ठीक है, तो जैसे आपका मतलब कहने का है कि जैसे एक लाइन आपने लिखी, आपने एंटर कर दिया, अब आप नई लाइन में चले गए, नई लाइन में चले गए, तो इसका मतलब है कि आपकी एक नई लाइन, मतलब इसमें टोटल आपके पास में कितनी है, 1 2 3 4 लाइनें इसके अंदर। हर लाइन आपकी न्यू लाइन उसके एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से ही एंड है जो होगी, ठीक है। तब तक ये मान लेगा कि वो आपकी एक लाइन है, ठीक है। कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस, but comma and tab are also commonly used as separate values in a text file. ये तो नॉर्मल चीज है, आप कॉमा या स्पेसेस का यूज करते हो जब आपको सेपरेट करना है अपने वर्ड्स को, है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें थी आपकी टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड। बाइनरी फाइल ऑफ कोर्स नाम से काम के बारे में पता चल रहा है कि इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones। बट जैसे हमारे पास टेक्स्ट फाइल के अंदर चीजें हो रही थी, दीज बाइट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द ASCII वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर, इसमें कोई ASCII का चक्कर नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है कि रादर दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एक्सेट्रा। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। आप इसको कोशिश भी करोगे ना, किसी आपने JPG फाइल को राइट क्लिक करके आपने इसमें टेक्स्ट में ओपन करने की कोशिश की तो आपको फूल पत्ते गोभी ऐसे कुछ दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। Thus, trying to open a binary file using text editor will show some garbage values. We need specific software to read or write the content of a binary file. ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये है और ये फोटो है मेरी, है ना, मैं इसको ओपन विद करके नोटपैड में आते तो ये देखो ये कुछ गार्बेज, मैंने ना फूल पत्ती गोभियां ऐसे करके कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है,
ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य या मतलब सिर्फ इतना सा कि आपको इसको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए भाई हमने लिखा क्या है, तो हम इसको नहीं रीड कर सकते। दैट्स द रीजन व्हाई दिस फाइल इज मोर सिक्योर देन द टेक्स्ट फाइल, बिकॉज टेक्स्ट फाइल इज ह्यूमन रीडेबल, एनीबडी कैन ओपन एंड एनीबडी कैन रीड, बट यहाँ से नहीं हो सकता। बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, इवन अ सिंगल बिट चेंज कैन corrupt the file and make it unreadable to the supporting application। अगर आपने इसमें से कुछ भी एक आधी चीज भी चेंज कर दी तो सारा डेटा ही आपका करप्ट हो सकता है। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एनी एरर which may occur in the binary file as stored contents are not human readable। तो समझ में नहीं आएगा कुछ तो तुम उसमें चेंज ही क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो करप्ट हो सकता है आपका डेटा, ठीक है। ओके, तो वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो हम दोनों को ही का ही डेटा रीड कर सकते हैं और इसके लिए हम ऑफ कोर्स पाइथन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स यूज करेंगे जब हम बाइनरी फाइल का खैर यूज कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके फंडास को। देखिए, टेक्स्ट फाइल को मैंने बड़े ढंग से आपको अपनी पीपीटीज के थ्रू समझा रखा है एंड यहाँ पर बिल्कुल हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको इसको एक्सप्लेन है जो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको वैसे भी ये जो पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप केवीएस की जो मैंने प्लेलिस्ट डाली उसके अंदर मैंने अपनी पीपीटी बना बना करके आपको एक एक चीज ढंग से पढ़ा रखी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। बाय।